कहानी की शुरुआत होती है साल 1941 में, जहां फ्रांस की एक जेल में जेम्स मैकेलन नाम के आदमी को दुश्मनों को हथियार बेचने और शहर का माहौल खराब करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। एक रात कुछ सिपाही उसे घसीटकर मौत की सजा देने के लिए लाए। अपनी मौत को करीब देखकर मैकेलन जोर जोर से कहने लगा कि मेरी आने वाली नस्लें मेरे इस अधूरे काम को बरकरार रखेंगी। तभी एक जल्लाद ने आग में उबल रहे एक मास्क को उसके चेहरे पर पहना दिया। इसके बाद कहानी 360 साल आगे आई, जहां एक आदमी जिसका नाम जेम्स मैकेलन है, नेटो की बिल्डिंग के अंदर खड़ा होकर अपनी कंपनी के बनाए हुए नए हथियार दिखा रहा था। उसकी कंपनी का नाम मार्स इंडस्ट्रीज है, जिस पर सारा पैसा नेटो ने ही लगाया है। ये आधुनिक हथियार नैनो टेक्नोलॉजी से बनाए गए थे और इनका नाम है नैनोमाइट्स। जेम्स ने बताया कि ये नैनोमाइट्स किसी भी चीज को खत्म कर सकते हैं, फिर चाहे वो कितनी ही ठोस चीज से क्यों ना बनी हो, और अगर हम चाहें तो इनके इस्तेमाल से पूरे के पूरे शहर को तबाह कर सकते हैं। लेकिन ये किसी न्यूक्लियर बम की तरह नहीं है, ना तो ये किसी तरह की रेडिएशन छोड़ते हैं और इन्हें कंट्रोल करना बहुत आसान है। जब कहोगे रुक जाओ, रुक जाएंगे। फिर जेम्स ने बताया कि नैनो टेक्नोलॉजी को किर्गिस्तान की फैक्ट्रीज से यहाँ भेजा जाएगा और फिर हम इसे नेटो के गोदाम में रखेंगे। अगले दिन 4 नैनोमाइट बॉम्ब्स को एक सूटकेस में रखकर नेटो की फोर्सेस को सौंप दिया गया। इस मिशन की जिम्मेदारी ड्यूक और रिपकॉर्ड नाम के 2 सिपाहियों को दी गई, मगर रास्ते में अचानक से एक रहस्यमयी एयरक्राफ्ट उनके हेलीकॉप्टर के पास पहुंचा और उसने ताबड़तोड़ फायरिंग करके नेटो फोर्सेस के आदमियों को मारना शुरू कर दिया। इस हमले के जवाब में नेटो के फौजियों ने भी तरह तरह की मिसाइल्स उन पर चलाई, लेकिन उस अनजान एयरक्राफ्ट पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। अपने एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करके एयरक्राफ्ट ने नेटो की सेना के सारे ट्रक उड़ा दिए और एयरक्राफ्ट को जमीन पर उतार दिया। फिर एक औरत बाहर आई जो कि इस टुकड़ी की कैप्टन भी थी। उस औरत के साथियों ने सभी बचे हुए फौजियों को मार गिराया और इसी अफरा तफरी के बीच उसने नैनोमाइट्स वाला सूटकेस निकाल लिया और वहां से जाने लगी। लेकिन जैसे ही ड्यूक को ये बात पता चली तो वो उस औरत का पीछा करने लगा। जब उन दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ तो ड्यूक ने उस औरत को पहचान लिया। उसका नाम बैरनेस है। बैरनेस ने तुरंत निकलने के लिए हमला किया और वहां से जाने लगी, मगर तभी अचानक वहां एक रहस्यमयी सेना पहुंच गई। उन्होंने और भी ज्यादा एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करके बैरनेस के साथियों को घायल कर दिया। ये देखकर ड्यूक ने बैरनेस का पीछा किया और उसके हाथों से सूटकेस छीन लिया, मगर फिर वो दूसरी टीम के सिपाही ड्यूक से सूटकेस मांगने लग गए। ड्यूक ने उन्हें साफ साफ मना किया कि मैं मर जाऊंगा, ये नहीं दूंगा, हम नेटो की तरफ से हैं, तुम किसकी साइड हो। फिर उस फौज ने ड्यूक को भरोसा दिलाने के लिए अपना लाइव प्रोजेक्टर ऑन किया, जिसमें जनरल हॉक कहने लगा कि ये सूटकेस इन्हें दे दो ताकि ये लोग इसे कुछ देर के लिए डीएक्टिवेट कर दें और ये गुंडे सूटकेस को ट्रैक ना कर पाए। लेकिन ड्यूक इसके बाद भी नहीं माना और कहने लगा कि पहले मुझे इसे डीएक्टिवेट करके दिखाओ। सूटकेस के डीएक्टिवेट होते ही ड्यूक और रिपकॉर्ड उनके साथ जाने के लिए मान गए। कुछ देर बाद एयरक्राफ्ट इजिप्ट के रेगिस्तान में बनी हुई एक खुफिया जगह पर पहुंच गया, जिसे ये लोग पिट कहते हैं। जब वो लोग वहां पहुंचे तो जनरल हॉक ने ड्यूक और रिपकॉर्ड का स्वागत करते हुए उन्हें बताया कि मैं जीआई जो नाम की एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री यूनिट का कैप्टन हूं और इस महान टीम को दुनिया भर के देशों से चुन चुन कर लाए गए सबसे बेहतरीन सोल्जर्स को मिलाकर बनाया गया है। तभी जेम्स ने लाइव प्रोजेक्टर के जरिए जीआई जो टीम से संपर्क किया, लेकिन वो बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे डर था कि नैनोमाइट बॉम्ब्स में से कोई टूट तो नहीं गया। जेम्स ने टीम के एक आदमी को नैनोमाइट सूटकेस को खोलने का ऑर्डर दिया। उस आदमी ने सूटकेस का पिन डाला और सूटकेस के खुलते ही ये कंफर्म हो गया कि चारों नैनोमाइट्स एकदम सुरक्षित हैं। ये देखकर जेम्स शांत हो गया और उसने तुरंत लाइव प्रोजेक्टर को बंद कर दिया। फिर एक सबमरीन पर जाने के बाद जेम्स ने अपना सारा गुस्सा बैरनेस पर निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने नैनोमाइट वाले सूटकेस को अपने हाथों से गवा दिया। लेकिन इससे ये भी पता चला कि इस हमले के पीछे जेम्स ही था, ताकि वो बिना शक पैदा किए अपने बनाए हुए हथियारों का इस्तेमाल कर सके। जेम्स ने ये भी बताया कि मैंने बड़ी चालाकी से जीआई जो के लोगों से वो सूटकेस खुलवा लिया। फिर जब वो बंद हुआ तो ऑटोमेटिकली ट्रैकर ऑन हो गया। इससे उन्हें इजिप्ट के रेगिस्तान में मौजूद उनकी लोकेशन का पता चल गया। इसके बाद जेम्स ने बैरनेस और स्टॉर्म शैडो को हुक्म दिया कि किसी भी हालत में तुम्हें जीआई जो से वो सूटकेस छीन कर लाना होगा, और साथ ही उसने अपने एक वफादार आदमी ज़ार्टैन को पानी के अंदर वाले बेस में इस मिशन की तैयारी करने को कहा। हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर हमने डॉक्टर नाम के एक साइंटिस्ट को देखा। इस सब के पीछे का दिमाग डॉक्टर ही था। अपने एक्सपेरिमेंट्स के दम पर डॉक्टर ने लिक्विड नैनोमाइट्स की मदद से एक स्पेशल फोर्स को तैयार किया था। अपने शरीर में नैनोमाइट्स होने की वजह से इन फौजियों को ना तो डर महसूस होता था और ना ही दर्द। इस नई और खतरनाक फोर्स को डॉक्टर ने कोबरा ट्रूप्स का नाम दिया। इसके साथ ही डॉक्टर ने बताया कि इन सब को हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, ये कभी हमें दगा नहीं देंगे। कोबरा फोर्स की काबिलियत से खुश होकर जेम्स ने डॉक्टर से कहा
कहा कि इस सेना को बैरनस और स्टॉर्म शैडो की मदद करने के लिए भेजा जाए, जो कि जीआई जो हेडक्वार्टर से नैनोमाइट वाला वो सूटकेस छीनने की तैयारी कर रहे थे। अब जेम्स ने इस बात का खुलासा किया कि दुनिया पर कब्जा करने वाले अपने सपने को पूरा करने के लिए मैंने 3 नैनोमाइट मिसाइल्स को तैयार किया है, ताकि इनके इस्तेमाल से मैं रशिया, चाइना और यूएसए पर हमला कर सकूं। एक बार इनकी राजधानी गिरा दी तो फिर कोई नहीं बीच में आएगा। इसी बीच पिट में ड्यूक ने जनरल हॉक से कहा कि मैं भी इस टीम में शामिल होना चाहता हूँ। साथ ही उसने ये भी बताया कि मैं बैरनस को बहुत अच्छे से जानता हूँ, जो कि उस एयरक्राफ्ट की कैप्टन थी जिसने उनके ऊपर हमला किया था। इधर बैरनस अपने घर लौटने के बाद अपने पति डैनियल से मिली। डैनियल ने कहा कि मैं बहुत परेशान हो रहा था, तुम्हारी कोई खोज खबर नहीं थी मुझे। इस पर बैरनस ने उसे शांत करते हुए कहा कि इतनी चिंता मत किया करो। फिर जब डैनियल कमरे से बाहर गया तो स्टॉर्म शैडो अचानक से वहाँ पहुँच गया और बैरनस को चेतावनी देने लगा कि ध्यान मत भटकाओ, हमें आज ही इस मिशन को पूरा करना होगा। स्टॉर्म के जाने के बाद बैरनस ने एक अंगूठी का डब्बा खोला, जिससे उसकी 4 साल पुरानी यादें ताजा होने लगी। बैरनस को वो वक्त याद आया जब ड्यूक ने उसे एक पार्टी में प्रपोज किया था। वो एक दूसरे से प्यार करते थे। बैरनस का छोटा भाई रेक्स, जो कि मिलिट्री साइंटिस्ट था, पास ही खड़ा ये सब देख रहा था। बैरनस ने कहा कि मैं तुम्हारी अंगूठी तो ले लेती हूँ, लेकिन एक शर्त है कि तुम हमेशा मेरे छोटे भाई रेक्स का ध्यान रखोगे, उसे कुछ भी होना नहीं चाहिए। इसके कुछ समय बाद ही ड्यूक और रेक्स को एक खास मिशन पर भेज दिया गया। तब जाते हुए ड्यूक ने बैरनस से वादा किया कि वो रेक्स का ध्यान रखेगा और उसे सही सलामत घर वापस लेकर आएगा। खैर, यादों का ये सिलसिला टूटा और उधर पिट में हैवी ड्यूटी ने ड्यूक और रिपकॉर्ड को जीआई जो के खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी। टीम में शामिल होने से पहले उन दोनों को ये दिखाना होगा कि वो इस लायक हैं भी या नहीं। कुछ दिन बाद जनरल ने रिजल्ट्स का ऐलान किया। ड्यूक और रिपकॉर्ड को जीआई जो टीम में शामिल होने के लिए मंजूरी मिल गई थी। ठीक उसी रात जब पूरा पिट एकदम शांत था और टीम के ज्यादातर लोग आराम कर रहे थे, तभी अचानक से नुकीले मुंह वाला एक एयरक्राफ्ट पिट की दीवार को तोड़कर सीधा अंदर घुस गया। फिर स्टॉर्म शैडो, ज़ार्टैन और कोबरा फोर्स के कुछ फौजी बाहर निकले। जीआई जो के एक सैनिक को निशाना बनाने के बाद ज़ार्टैन ने उसके कपड़े पहन लिए और सीधा जनरल हॉक के कमरे की तरफ बढ़ गया ताकि अचानक से हमला कर सके। ठीक उसी वक्त बैरनस और स्टॉर्म शैडो ने भी तिजोरी खोलकर नैनोमाइट्स वाला वो सूटकेस बाहर निकाल लिया, लेकिन घायल होने के बावजूद भी जनरल हॉक ने जैसे तैसे इमरजेंसी अलार्म को एक्टिवेट कर दिया और अलार्म सुनते ही पूरी टीम हरकत में आ गई। उन्होंने घुसपैठियों को रोकने के लिए सबसे पहले तो उनके एयरक्राफ्ट को तबाह किया। एयरक्राफ्ट को तबाह हुआ देखकर बैरनस के कुछ आदमी लड़ते हुए पिट के कंट्रोल रूम में घुस गए और पिट की छत को खोल दिया ताकि बाकी लोगों को भागने में मदद मिल सके। फिर जैसे ही बैरनस और स्टॉर्म शैडो अपने खास सूट्स के पंख खोलकर भागने की तैयारी करने लगे तो ड्यूक ने आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लिया, मगर कोबरा फोर्स का सिपाही तभी पीछे से आया और उसने ड्यूक पर हमला कर दिया। लेकिन खुशकिस्मती से रिपकॉर्ड सही वक्त पर वहां पहुंचा। उसने हमला करने वाले को मार गिराया और अपने साथी ड्यूक की जान बचा ली। पिट के अंदर पूरी तरह अफरा तफरी मच गई। इसका फायदा उठाते हुए बैरनस और स्टॉर्म शैडो पिट से भागने लगे। तभी उनका रास्ता स्नेक आइज ने रोक लिया और स्टॉर्म शैडो उसका सामना करने के लिए पीछे ही रुक गया। लड़ते लड़ते उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा योद्धा कोई और नहीं, उसके बचपन का दोस्त है। इसी बीच बैरनस लिफ्ट के जरिए भागने लगी, लेकिन स्कारलेट ने उसका रास्ता रोक दिया और अब दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। आखिर में स्टॉर्म शैडो अपने एडवांस सूट का इस्तेमाल करके हवा में उड़ने लगा। तभी बैरनस ने भी उसे पकड़ लिया और वो दोनों नैनोमाइट्स वाला सूटकेस लेकर वहां से निकल गए। ऊपर एक एयरक्राफ्ट पहले से उनका इंतजार कर रहा था, जिसमें चढ़कर वो पल भर में वहां से निकल गए। उधर पिट में रिपकॉर्ड ने देखा कि बैरनस के साथ लड़ाई करते वक्त स्कारलेट घायल हो गई थी। इसी बीच स्नेक आइज को भी अपना बचपन याद आने लगा। उसने अपने बचपन के दिनों को देखा कि वो टोक्यो में है, जहां उसने एक मंदिर से खाना चुराया था और पकड़े जाने के बाद स्टॉर्म शैडो ने उसकी जमकर पिटाई भी की। लेकिन इतने में मास्टर ने उन्हें देख लिया था। उन्होंने स्नेक आइज को मंदिर में ही रुककर मार्शल आर्ट सीखने को कहा। इधर आज की दुनिया में हेडक्वार्टर्स के अंदर जेम्स ने बैरनस और स्टॉर्म शैडो को अपना पहला आतंकवादी हमला करने को कहा। वो कहने लगा कि सबसे पहले हम पेरिस में एक नैनोमाइट बॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फ्रांस की सरकार ने मेरे पूर्वजों पर अत्याचार किए थे। दूसरे कमरे में डॉक्टर ने ज़ार्टैन के शरीर में नैनोमाइट्स का इंजेक्शन लगा दिया ताकि इसकी मदद से वो अपना हुलिया बदलने में पूरी तरह कामयाब हो जाए। उधर पिट में मौजूद ड्यूक और बाकी फौजियों को शक होने लगा कि इन सभी हमलों के पीछे छुपा हुआ मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि जेम्स ही है। उसके कुछ देर बाद ब्रेकर ने बैरनस के बारे में नई जानकारी ढूंढ निकाली।
जिससे उन्हें ये पता चल गया कि उसकी शादी डैनियल से हो चुकी है, जो कि एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसका नैनोमाइट टेक्नोलॉजी को बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। ये समझकर कि बैरोनेस बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए डैनियल के पास जाएगी, जीआई जो की टीम तुरंत डैनियल की लैब की तरफ रवाना हो गई। पेरिस की तरफ उड़ान भरते हुए ड्यूक को 4 साल पहले की घटनाएं याद आने लगी। रेक्स के साथ जब वो मिशन पर गया तो रेक्स एक लैब में घुस गया, पर तभी एक फाइटर प्लेन ने लैब पर बम गिरा दिया, जिससे भयानक धमाका हुआ और रेक्स की मौत हो गई। अपने वादे को पूरा न कर पाने की वजह से ड्यूक बैरोनेस का सामना नहीं कर पाया और तब से लेकर आज तक दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती चली गई। पेरिस पहुंचने के बाद बैरोनेस और स्टॉर्म शैडो डैनियल की लैब में जबरदस्ती घुस गए और उसे सूटकेस के अंदर मौजूद सभी नैनोमाइट बॉम्ब्स को एक्टिवेट करने पर मजबूर करने लगे। बम एक्टिवेट होते ही स्टॉर्म शैडो ने डैनियल को मार दिया। ठीक उसी वक्त जब जीआई जो की टीम एक वैन में सवार होकर लैब की तरफ जा रही थी, तभी रास्ते में उनकी नजर बैरोनेस और स्टॉर्म शैडो पर पड़ गई और वो तुरंत उनका पीछा करने लगे। फिर जब बैरोनेस नैनोमाइट से धमाका करने के लिए आईफिल टावर की तरफ बढ़ रही थी तो उसने स्कारलेट को अपना पीछा करते हुए देखा। बैरोनेस ने उस पर गोली चला दी, जिससे स्कारलेट बाइक से दूर जा गिरी, लेकिन रिपकॉर्ड ने सही वक्त पर पहुंचकर स्कारलेट को बचा लिया। फिर ड्यूक और रिपकॉर्ड ने बैरोनेस की गाड़ी का पीछा करना जारी रखा, जबकि उन पर लगातार मिसाइलों से हमले हो रहे थे। इसी बीच स्नेक आइज गाड़ी के नीचे फिसलकर घुसने में कामयाब हो गया। उसने गाड़ी के चारों टायर्स पर गोलियां चलाई, लेकिन गाड़ी को रोक नहीं पाया और ना चाहते हुए भी उसे पीछे हटना पड़ा। तभी अचानक तेजी से आती हुई एक ट्रेन बैरोनेस की गाड़ी से टकरा गई और गाड़ी में जबरदस्त धमाका हो गया। लेकिन इतने बड़े धमाके के बाद भी बैरोनेस और स्टॉर्म शैडो बच गए। फुर्ती से काम करते हुए उन्होंने नैनोमाइट बॉम्ब्स को रॉकेट लॉन्चर पर लगा दिया और फिर आईफिल टावर के पास वाली इमारत की तरफ बढ़ने लगे। तभी ड्यूक ने बैरोनेस को लिफ्ट में जाते हुए देख लिया। ड्यूक उसे रोकने के लिए दौड़ पड़ा, जबकि रिपकॉर्ड भी स्टॉर्म शैडो को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन बदकिस्मती से स्टॉर्म शैडो ने नैनोमाइट मिसाइल को आईफिल टावर की तरफ दाग दिया और फिर कुछ ही सेकंडों के अंदर नैनोमाइट्स ने आईफिल टावर को खाना शुरू कर दिया। काम पूरा होने के बाद जब बैरोनेस एयरक्राफ्ट पर चढ़ने की तैयारी कर रही थी, तभी ड्यूक भी वहां पहुंच गया। ड्यूक ने पूरी जान लगा दी ताकि वो नैनोमाइट्स को एक्टिवेट करने वाले रिमोट कंट्रोल को छीन सके और आखिरकार वो बैरोनेस तक पहुंचने में कामयाब भी हो गया। ड्यूक जबरदस्ती प्लेन में घुस गया। फिर उसने रिमोट के जरिए आईफिल टावर को तोड़ रहे नैनोमाइट्स को डीएक्टिवेट कर दिया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था और देखते ही देखते आईफिल टावर मिट्टी में मिल गया। तभी इस भगदड़ के बीच ब्रेकर को कोबरा फोर्स के एक फौजी की लाश मिली। ब्रेकर तुरंत उसके दिमाग की सारी मेमोरीज को निकालने की कोशिश में लग गया, मगर चालाक डॉक्टर ने दूर से ही लाश के अंदर मौजूद नैनोमाइट्स को एक्टिवेट कर दिया और नैनोमाइट्स ने लाश को पूरी तरह राख में बदल दिया। लेकिन इतने समय में भी ब्रेकर मेमोरी के कुछ हिस्सों को उसके दिमाग से निकाल चुका था। इसके कुछ देर बाद फ्रेंच मिलिट्री वहां पर पहुंच गई। उन्होंने ब्रेकर, स्कारलेट और हेवी ड्यूटी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि स्नेक आइज गिरफ्तारी से बच निकला। पकड़े गए जीआई जो टीम के मेंबर्स को बंदी बनाकर रखा गया। कुछ देर बाद जनरल हॉक उनसे मिलने आया और बताया कि फ्रेंच सरकार को मैंने मना लिया है तुम्हें छोड़ने के लिए। उधर एयरक्राफ्ट के अंदर ड्यूक भी बैरोनेस की गिरफ्त में कैद था। सबसे पहले ड्यूक ने 4 साल पहले हुई घटना के लिए बैरोनेस से माफी मांगी और बैरोनेस को बताया कि रेक्स की मौत के बाद वो उसकी जिंदगी से क्यों गायब हो गया था। वो चाहकर भी कभी उसका सामना नहीं कर पाया। इसी बीच स्टॉर्म शैडो को अपनी बचपन की यादें आने लगी। उसे अपने बचपन की एक लड़ाई याद आई जिसमें स्नेक आइज ने उसे हरा दिया था। साथ ही मास्टर ने भी स्नेक आइज को एक बेहतर योद्धा कहकर उसकी तारीफ की। इससे गुस्से में आकर स्टॉर्म शैडो ने शाओलिन मंदिर छोड़ दिया और अगले दिन जब स्टॉर्म शैडो मास्टर को धोखे से मारकर वहां से भाग रहा था, तब स्नेक आइज ने उसे देख लिया था। दूसरी तरफ जीआई जो एयरक्राफ्ट के हवाई अड्डे पर ब्रेकर ने लाश से मिली हुई जानकारी अपनी टीम को दी, जिससे उन्हें जेम्स के हेडक्वार्टर की लोकेशन का पता चल गया। जेम्स नॉर्थ पोल के इलाके में समुद्र की गहराई में छुपा हुआ था। दूसरी तरफ बैरोनेस और स्टॉर्म शैडो ड्यूक को एक बर्फीली सुरंग के अंदर ले गए। इसी दौरान जब गार्ड्स कुछ पल के लिए सतर्क नहीं थे, तो ड्यूक अचानक से नैनोमाइट वाला सूटकेस छीनकर भागने लगा। तभी स्टॉर्म शैडो ने ड्यूक पर हमला करके उसे नीचे गिरा दिया। ड्यूक भले ही पकड़ा गया, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से सूटकेस में लगे हुए ट्रैकर को भी एक्टिवेट कर दिया ताकि उसकी टीम उस तक आसानी से पहुंच जाए। इसके बाद ड्यूक को बर्फ के नीचे छुपे हुए मार्स इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर्स में ले जाया गया, जहां जेम्स ने उसे उकसाना शुरू कर दिया और फिर ड्यूक ने गुस्से में आकर उसकी नाक तोड़ दी और फिर जेम्स के आदमी बेरहमी से ड्यूक को पीटने लगे। ये सब देखकर बैरोनेस को ड्यूक के साथ बिताए हुए सभी लम्हे याद आने लगे।
इसी दौरान एयरक्राफ्ट में सवार जीआई जो टीम भी नॉर्थ पोल पहुंची और हमले की तैयारियों में जुट गई। जेम्स ड्यूक को डॉक्टर के पास ले गया जो कि नैनोमाइट्स को कंट्रोल करने वाला साइंटिस्ट है। तभी डॉक्टर ने एक्टिवेटेड नैनोमाइट बॉम्ब्स को उन मिसाइल्स में फिट करना शुरू कर दिया जो कि दुनिया के 3 बड़े शहरों पर हमला करने के लिए उड़ने वाले हैं। इसी समय जीआई जो टीम बर्फीली सुरंग तक पहुंच गई जो कि बेस के अंदर जाने का रास्ता था। जीआई जो टीम ने वहां तैनात सभी सैनिकों को मार गिराया। उसी वक्त डॉक्टर ने भी ड्यूक के शरीर में नैनोमाइट्स डालने की पूरी तैयारी कर ली। फिर जब डॉक्टर ने अपना मास्क हटाया तो उसकी असली पहचान सामने आई। वो कोई और नहीं बल्कि रेक्स था, बैरोनेस का छोटा भाई, जिसे ड्यूक आज तक मरा हुआ समझ रहा था। रेक्स ने बताया कि उस दिन लैब के अंदर मेरी मुलाकात डॉक्टर माइंड बेंडर से हुई, जो नैनोमाइट्स की खोज करने वाला पहला साइंटिस्ट था। धमाके से ठीक पहले हम दोनों भाग निकले और जिंदा रहने में कामयाब हो गए। तभी से मैं इस नैनोमाइट टेक्नोलॉजी को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ और दिन रात इसी मिशन को पूरा करने में लगा रहता हूँ। फिर तैयारी पूरी होते ही जेम्स ने तीनों मिसाइल्स को लॉन्च कर दिया, मगर पास ही में मौजूद स्नेक आइज ने हवा में उड़ती हुई मिसाइल्स को देख लिया और उनमें से एक को तो उड़ने के कुछ देर बाद ही तबाह कर दिया। ये देखकर स्टॉर्म शैडो समझ गया कि जीआई जो टीम को मार्स इंडस्ट्रीज के सीक्रेट बेस के बारे में पता चल चुका है। उसने अचानक से होने वाले हमले के लिए कोबरा फोर्स को तैनात कर दिया। इसी बीच बैरोनेस और भी ज्यादा परेशान होने लगी क्योंकि ड्यूक के साथ बिताए हुए लम्हे उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। इसी वजह से उसके दिमाग में उलझने पैदा होने लगी। तभी वॉशिंगटन में यूएसए के प्रेसिडेंट को सुरक्षित बंकर में ले जाया गया क्योंकि प्रेसिडेंट की टीम को खबर मिल गई थी कि एक मिसाइल राजधानी की तरफ बढ़ रही है। इसी बीच रिपकॉर्ड ने एक एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी ताकि मिसाइल्स को रोका जा सके। बाकी की जीआई जो टीम जेम्स के छुपे हुए हेडक्वार्टर्स के अंदर तक पहुंच गई। अपनी यादों से परेशान होकर बैरोनेस डॉक्टर की लैब में घुस गई और अचानक डॉक्टर पर हमला करके ड्यूक को बचा लिया। इसके बाद जब ड्यूक ने बैरोनेस की गर्दन की तरफ देखा तो वो समझ गया कि ये निशान किस चीज का है। बैरोनेस पहले ही नैनोमाइट्स का शिकार बन चुकी है। घायल डॉक्टर ने रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करके बैरोनेस को बेहोश कर दिया और ड्यूक को धमकी देने लगा कि अगर कोई भी होशियारी दिखाई तो बैरोनेस को जान से मार दूंगा। फिर डॉक्टर ने ड्यूक को बताया कि 4 साल पहले जब तू चला गया था उस वक्त मैंने अपनी बहन को टूटा हुआ और अकेला देखा। तब मैंने चुपके से बैरोनेस के शरीर में नैनोमाइट्स से भरे इंजेक्शन लगा दिए ताकि मैं उसे कंट्रोल कर सकूं। वो हमेशा मेरे लिए वफादार रहे। तभी बेस के दूसरे हिस्सों में स्नेक आइज और उसकी बाकी टीम दुश्मनों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे। मेन सबमरीन पर जनरल हॉक ने हेवी ड्यूटी को पानी के अंदर वाले बेस पर हमला करने का ऑर्डर दिया, लेकिन हमला शुरू होने से पहले ही कोबरा फोर्सेस ने जीआई जो टीम का रास्ता रोक लिया। इसके बाद पानी के अंदर एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हुआ। अपने दुश्मनों को साफ करते हुए जीआई जो की टीम मिसाइल्स के कंट्रोल रूम तक पहुंच गई और वहीं से रिपकॉर्ड को बची हुई मिसाइल्स की तरफ जाने का रास्ता बताने लगे। व्हाइट हाउस में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को मार्स इंडस्ट्रीज के बनाए हुए बंकर में पूरी सुरक्षा के साथ ले जाया गया। इस वक्त कोबरा फोर्स ने जीआई जो सबमरीन पर हमला बोल दिया। इसके जवाब में जनरल हॉक ने भी हैवी ड्यूटी से कहा कि जल्द से जल्द बेस के कमजोर इलाकों को अपना शिकार बनाओ। तभी बेस के अंदर जेम्स को ड्यूक ने घेर लिया। बौखलाए हुए जेम्स ने ड्यूक को जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन ड्यूक ने जीआई जो के हथियार का इस्तेमाल करके जेम्स पर पलटवार कर दिया, जिससे आग उल्टा जेम्स की तरफ मुड़ गई। जेम्स का चेहरा बुरी तरह जलने लगा और इसी अफरा तफरी के बीच डॉक्टर नीचे गिर गया और रिमोट कंट्रोल आ गया ड्यूक के हाथ में, जिसके बाद ड्यूक बैरोनेस को दोबारा होश में ले आया। जैसे ही बैरोनेस होश में आ गई तो मौका देखकर डॉक्टर घायल जेम्स के साथ जल्दी से भाग निकला। ऊपर आसमान में रिपकॉर्ड ने एक मिसाइल को उसके टारगेट तक पहुंचने से पहले ही खाक कर दिया। इसके बाद बिना रुके अपना एयरक्राफ्ट दूसरी मिसाइल की तरफ मोड़ लिया जो कि वॉशिंगटन की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। अचानक बंकर के अंदर चौंका देने वाला धोखा हुआ। प्रेसिडेंट के स्टाफ के एक आदमी ने सभी बॉडीगार्ड्स पर गोलियां चला दी। उसके कुछ सेकंड बाद एक आदमी छुपे हुए रास्ते से बाहर आया और जब प्रेसिडेंट ने उसे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं स्नेक आइज उस जगह पर पहुंच गया जहां से सभी तोपों को लोग कंट्रोल कर रहे थे और उसने हमला करने वाले सैनिकों को ही मार दिया। इसके बाद उसका सामना हुआ स्टॉर्म शैडो से। दोनों के बीच एक बार फिर से जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। इसी वक्त डॉक्टर जेम्स के साथ सबमरीन में भागने लगा, लेकिन तभी ड्यूक और बैरोनेस जल्दी से एक दूसरी सबमरीन में उनका पीछा करने लगे। स्नेक आइज और स्टॉर्म शैडो के बीच लड़ाई तब तक चल रही थी जब तक कि स्नेक आइज ने आखिरकार उसे हरा नहीं दिया।
जैसे ही मिसाइल वॉशिंगटन के करीब पहुंची तो रिपकॉर्ड ने बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचकर मिसाइल को उड़ा दिया। इसी बीच एक्टिवेटेड नैनोमाइट्स उसके एयरक्राफ्ट पर चिपक गए और नैनोमाइट्स ने तुरंत अपना असर एयरक्राफ्ट पर दिखाना शुरू कर दिया। कोई और रास्ता ना मिलने पर रिपकॉर्ड ने नैनोमाइट्स से ढके हुए एयरक्राफ्ट को अंतरिक्ष की तरफ उड़ा दिया और धमाका होने से पहले एयरक्राफ्ट से इजेक्ट कर दिया। नॉर्थ पोल में डॉक्टर, जो अब पूरी तरह अपने आपे से बाहर हो चुका था, उसने अपने आदमियों को बेस और लैब को तबाह करने का हुक्म दिया। इस वजह से पानी में मौजूद सीक्रेट बेस में धमाके होने लग गए। अब बेस को तबाह होता देखकर स्कारलेट, ब्रेकर और स्नेक आइज लिफ्ट की तरफ दौड़ने लगे और बिल्कुल सही वक्त पर बेस के ऊपर आ गए। वहीं सबमरीन के अंदर डॉक्टर जेम्स के जले हुए शरीर में नैनोमाइट्स के इंजेक्शन लगाने लगा और अब जेम्स का सर लोहे में बदल गया। साथ ही उसे एक नया नाम मिल गया, डेस्ट्रो। डॉक्टर ने खुद को भी नैनोमाइट्स का इंजेक्शन लगाया और खुद कोबराज का कमांडर बन गया। कुछ ही देर में जीआई जो टीम ने सबमरीन को घेर कर दोनों को पकड़ लिया। आखिरकार उन्हें एक हाई सिक्योरिटी जेल में डाल दिया गया। बाद में साइंटिस्टों ने ड्यूक को बताया कि बैरोनेस के शरीर से नैनोमाइट निकालने में बहुत समय लगेगा। इस पर ड्यूक ने बैरोनेस से वादा किया कि तुम्हें बचाने के लिए जो कुछ हो सकेगा मैं सब करूंगा। चलो, विलन गए जेल में, अपने हीरो को हीरोइन मिल गई। हो गई हैप्पी एंडिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।